जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10 मैथ्स में अभी हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, जो कि आपका यह छठा अध्याय है। और इसमें हम लोग आज इस लेक्चर के माध्यम से सबसे पहले हम लोग प्रमेय 6.5 पढ़ेंगे। अब फिर इसके बाद जो है इससे जो जुड़ा हुआ एक्सरसाइज है आपका 6.3, इसके प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले के वीडियो में हम लोग जो है दो तरह की कसौटी, समरूपता की कसौटी को पढ़ चुके हैं। एक आपका जो कि 6.4 में, जिसको हम लोग SSS कसौटी कहते हैं, समरूपता की कसौटी। और यह जो आपका प्रमेय 6.3 है, जिसको हम लोग AAA समरूपता की कसौटी कहते हैं, यानी कि कौन 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 समरूपता की कसौटी होती है। इस दोनों को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रमेय 6.5 को। तो 6.5 में देखिए क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक एक कोण बराबर हो, अर्थ कहता है कि तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि एक त्रिभुज जो है आपका, और ये आपका दूसरा त्रिभुज, और इस दोनों त्रिभुज में हमारा क्या है कि एक कोण जो है इसका बराबर है। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं A B और ये C ले लेते हैं, और ये D E और ये F, ये एक त्रिभुज है। इसमें A जो है D के बराबर है, और यह जो भुजा है, यह भुजा का जो अनुपात है, यह भुजा बाय इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो जो कुछ भी इसमें दी गई है, सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, दो त्रिभुज लिया है, तो इसको लिखेंगे, माना कि है ना ABC तथा DEF दो त्रिभुज है। और इसको मैं बता दूं कि इस कसौटी को हम लोग त्रिभुज की कौन सी कसौटी कहते हैं, SAS समरूपता की कसौटी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, है ना। तो दो त्रिभुज हैं, और इसमें हमको क्या दिया गया है, इसमें हमको दिया गया है कि कोण A जो है कोण D के बराबर है, और इसकी जो भुजाएं हैं, जैसे यह AB अब बाय इसका भुजा DE जो है, यह समान अनुपात में है किसके, AC और यह आपका DF के। तो ये चीज़ आपको दिया गया है। अब यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि यह जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC जो है, यह समरूप है त्रिभुज DEF के। अब देखिए, इस दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करने के लिए हम अगर ऐसा दिखा दें कि इसका कोण जो है कोण D के बराबर है, कोण A जो है कोण D के बराबर है, और ये कोण B जो है कोण E के बराबर है। क्या दिखा दें, कोण B जो है कोण E के बराबर है, तो निश्चित रूप से कोण C जो है कोण F के बराबर हो जाएगा। अगर यह तीनों कोण हम आपस में बराबर दिखा दें, तो ये AAA समरूपता पर चला जाएगा, और AAA समरूपता से हम इसको जो है क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। लेकिन कंडीशन हमारा ये दिया गया है, इसमें एक ही एंगल दिया गया है और दो साइड का रेशियो दिया गया है, दो साइड का अनुपात दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग रचना में क्या लिखते हैं कि DE तथा DF पर, DE तथा DF पर, है ना, DP बराबर AB, और DQ ये हम ले लेते हैं, और ये P ले लेते हैं। यह DQ बराबर यह आपका AC, दोनों को हम इसको जो है इसके बराबर थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, इसको DP को यहाँ रख लेते हैं और Q को यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा लगे फिगर से भी बराबर है। AC ले लेते हैं, तथा PQ को मिलाया, PQ को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। तो अब देखिए कि हमारे पास क्या कहते हैं
ऑलरेडी है ए बी बाय डी ई, है ना, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट या समीकरण 1 से ए बी बाय डी ई जो है हमारे पास है ए सी बाय डी एफ है। अब ए बी को हम कितना मान लिए हैं भैया, ए बी को हम डी पी मान लिए हैं, तो डी पी बाय डी ई लिखेंगे और उसके बाद ए सी के लिए हम लोग डी क्यू लिखेंगे, डी क्यू बाय डी एफ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डी पी बाय डी ई, है ना, डी पी बाय डी ई, और डी क्यू, ये डी क्यू बाय डी एफ, ये ऊपर वाला पोर्शन और उसके बाद पूरे, और उसके बाद इधर ऊपर वाला भी पोर्शन और उसके बाद यह पूरा। तो इस दोनों का अनुपात भी सेम है। अब इस दोनों का अनुपात सेम है तो इसका मतलब ये किस पे चला गया, थेल्स प्रमेय के विलोम पर चला गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह आपका पी क्यू जो होगा, पी क्यू जो होगा समांतर होगा ई एफ के समांतर हो जाएगा। अब देखिए पी क्यू जो है हमारा ई एफ के समांतर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोण और ये कोण संगत कोण है, ये कोण और ये कोण आपका संगत कोण है। कहने का मतलब कि कोण ई जो है कोण पी के बराबर हो जाएगा, उसके बाद कोण एफ जो है ये आपका कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये दोनों कोण आपस में आपका बराबर हो जाएंगे। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज हम लोग लेते हैं डी पी क्यू में, है ना। तो इस दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, यह कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, और यहाँ ए बी जो है आपका, यह ए बी जो है किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, जो कि हमको किससे मिलता है, रचना से मिलता है। और इसमें ए सी जो है आपका किसके बराबर है, यह डी क्यू के बराबर है। तो यह भी हमको क्या मिलता है, रचना से मिलता है। और ये चीज़ तो आपको क्या है, दिया गया है ना। इस तीनों से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, इस तीनों से रिजल्ट मिलता है कि त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांगसम हो जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब हो गया कि कोण बी जो है कोण पी के बराबर हो जाएगा, उसके बाद कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। किस आधार पर, सीपीसीटी के आधार पर, है ना, सीपीसीटी के आधार पर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास क्या है कि यह ई जो है पी के बराबर दिया गया है, कोण ई जो है कोण पी के बराबर दिया गया है, और कोण एफ जो है कोण क्यू के बराबर है, कोण एफ जो है कोण क्यू के बराबर है। अब इस दोनों रिजल्ट को देख कर बताइए कि अब कौन किसके बराबर रहा, ये भी पी के बराबर, यह भी पी के बराबर। इसका मतलब बी जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ यह भी क्यू के बराबर, यह भी क्यू के बराबर। इसका मतलब सी जो है कोण एफ के बराबर हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास है ही कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका तीनों कोण उसके तीनों कोण के बराबर। देख लीजिए इसका तीनों कोण जो है इसके तीनों कोण के बराबर हो गया। तो यही चीज़ हमारा था यहाँ पर। अगर तीनों कोण आपस में हम बराबर प्रूव कर दें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अंत में कि अतः यह जो त्रिभुज ए बी सी है आपका, यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के समरूप हो जाएगा। और अंत में हम लोग लिख देंगे क्या, प्रमाणित। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिए। ये पहले थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया आपका,
है ना। एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए और दूसरा स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ पर ले लीजिए, है ना। ये दोनों स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में निश्चित रूप से उतार लेंगे। तो इसके बाद हमारा जो अगला प्रॉब्लम है, अगला कहने का मतलब कि अब हम लोग को एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाना है। ये एक्सरसाइज आप देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज में देखिए कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हमारा प्रॉब्लम है ना। तो इसमें सबसे पहली बात, हम लोग समरूपता की कसौटी क्या गो पढ़े हैं। तो समरूपता की कसौटी जो है, समरूपता की कसौटी हम लोग 3 को पढ़ लिए हैं, है ना। ये क्या पढ़े, 6.3 में हम पढ़े क्या कि ए समरूपता की कसौटी, है ना। समरूपता की कसौटी को हम लोग पढ़े, है ना। उसके बाद हम लोग 6.4 में, प्रमेय 6.4 में हमने क्या पढ़ा, एस समरूपता की कसौटी को पढ़ा। अब प्रमेय 6.5 में हमने पढ़ा एस समरूपता की कसौटी को पढ़ा। अब इस तीनों प्रमेय को यूज करके हम लोग ये सब बताएंगे कि आखिर यह किस तरह का किस तरह की कसौटी से यह समरूप हुआ है। जैसे पहला नंबर में आप देख रहे हैं कि ABC दिया गया है, ABC दिया गया है। ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये एंगल आपका 80 डिग्री, ये एंगल आपका 40 डिग्री। उसके बाद दूसरा त्रिभुज आपका इसी के बगल में दिया गया है। इसमें क्या है, PQ और ये R है आपका। ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल जो है 80 डिग्री और ये एंगल आपका 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है आपका एंगल Q के बराबर है, और इसके बाद जो है एंगल C जो है एंगल R के बराबर है। तो इसलिए हम लोग ABC को, त्रिभुज ABC को समरूप कह सकते हैं त्रिभुज PQR के। कौन सा समरूपता की कसौटी से, तो ए समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी से, है ना। यही हो गया आपका आंसर हो गया, कसौटी से। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ए समरूपता की कसौटी को सिर्फ हम लोग ए समरूपता की कसौटी भी कह सकते हैं, समरूपता की कसौटी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भैया, क्योंकि मान लीजिए 2 एंगल आपको पता चल गया कि बराबर है, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 180 डिग्री में इस दोनों एंगल को घटा दीजिएगा, है कि नहीं। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो कम से कम 2 एंगल पता रहने से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा समरूप है या नहीं। इसीलिए 2 एंगल 2 बार ए लिख के और कह देते हैं समरूपता की कसौटी को। तो ये भी कंडीशन होता है। अब यहाँ पर उसके बाद अगला देखिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है ना, ये क्या है देख सकते हैं, यही फिगर से हम लोग समझते हैं। अगर AB को हम डिवाइड कर दें, AB को डिवाइड करें QR से, तो हमको मिलता है 2/4 मिलता है। उसके बाद BC को हम डिवाइड कर दें RP से, किससे, RP से, तो हमको मिलता है 2.5/5 मिलता है। उसके बाद PQ को, यानी कि यह CA को डिवाइड कर दे PQ से, तो हमको मिलता है 3/6 मिलता है। अब तीनों को सॉल्व करके देखिए, 2 जब 4, 1/2 निकला। यहाँ 2.5 दूना 5 होता है, 1/2 निकला। 3 दूना 6 होता है, 1/2 निकला। इसका मतलब हो गया कि AB/QR बराबर BC/RP बराबर CA/PQ, है ना। तो यह तीनों भुजा जो है
एक ही अनुपात में है, तीनों भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एस 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 समरूपता की कसौटी से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज, देखिए ए बी हमने लिखा है, तो ए के लिए Q यूज किया गया है, ए का जो है संगत में Q है, बी के संगत में R है और सी के संगत में P है। देखिए सी के संगत में P है तो यहाँ भी सी के संगत में P ही है, तो यहाँ C लिखेंगे तो यहाँ P लिखेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज जो है आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर आप इसी को ऐसे लिख देते हैं, ABC इधर लिखे आप, है ना, और समरूप लिख दिए, PQR लिख दिए, तो ये देखिए ए का संगत जैसे कि यहाँ Q है तो यहाँ पहला नंबर में ए आया है तो पहला नंबर में यहाँ P आ गया है। B का संगत जो है यहाँ पर R है तो B के संगत में यहाँ पर देखिए Q डाल दिए हैं, तो ये जो तरीका है ना आपका लिखने का, ये तरीका गलत है। तो इसीलिए बच्चों इस तरह की गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। इसको लिख के हमने काट दिया है, और जो साइड पहले ट्रायंगल का जो साइड दूसरे ट्रायंगल के जो साइड से संगत में है, उसी का अनुपात और उसी के आधार पर हम लोग इस त्रिभुज का भी नामांकन करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देख रहे हैं 3 में हम लोग ये पता लगाते हैं कि इसको हम इससे डिवाइड करेंगे या इससे डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 आता है, 2 को 3 से 4 से भाग देते हैं तो ये आता है 1/2। अब फिर यहाँ 3 को 6 से भाग देते हैं तो ये भी आता है 1/2 आता है, लेकिन 2.7 को अगर 5 से भाग देते हैं तो यह जो है 1/2 के बराबर नहीं आता है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भुजा तो समान अनुपात में है, लेकिन तीसरा भुजा का समान अनुपात नहीं है, तो इसलिए यह दोनों त्रिभुज जो है आपका समरूप नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि LMP जो है ना, त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज आपका DEF जो है समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अब नहीं हो गया तो कोई कसौटी को लिखने की और सोचने की बात ही नहीं है इसमें। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में ये देखिए, ये आपका एक त्रिभुज दिया गया है, देख रहे हैं MNL, MN और ये L दिया गया है, और एक त्रिभुज आपका यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, बड़ा वाला दिया गया है, जिसका नाम क्या है PQ और ये R है आपका। एक एंगल आपका यहाँ पर 70 डिग्री दिया तो यहाँ पर यह 70 दे दिया। उसके बाद एक साइड जो है 5 यूनिट है, 5 यूनिट, और दूसरा साइड 2.5 यूनिट है। इसमें एक साइड जो है 5 यूनिट है और दूसरा साइड जो है 10 यूनिट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण M जो है कोण Q के हमारा बराबर है। अब यहाँ M से लेकर N तक आते हैं, M से लेकर N तक आते हैं तो यह 2.5 होता है। अब यहाँ 2.5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो Q से लेकर P तक जाते हैं, तो Q से लेकर P तक जाते हैं, तो ये आपका 2.5 अब बाय 5 हो गया। उसके बाद यहाँ M से लेकर हम L तक आते हैं, M से लेकर L तक, और यहाँ Q से लेकर R तक आते हैं, Q से लेकर R तक, तो यह 5/10। अब देखिए 2.5 दूना 5 होता है, यह भी 1/2 आया, 5 दूना 10 होता है तो यह भी 1/2 आया। तो दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए यहाँ पर क्या है हम लोग देख रहे हैं प्रमेय, ये आपका 6.5 से, प्रमेय 6.5 से कि दो एंगल बराबर हो और इस दोनों एंगल को अंतर्गत करने वाली भुजाएं अगर समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज जो होता है आपका समरूप होता है। यानी कि त्रिभुज ये आपका MNL जो हो गया। अब देखिए यहाँ पर MNL लिए तो MN तो QP,
एम एन के बदले में एम का संगत हो गया क्यू और एन का संगत हो गया पी, तो क्यू पी आ गया और एक आर बच गया, तो यहाँ आर डाल देंगे तो ये जो हो जाएगा आपका समरूप हो जाएगा। और इसमें कौन सा कसौटी हम लोग लिखेंगे, SAS समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से जो है ये दोनों त्रिभुज जो है आपका समरूप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए यही है आपका, है ना, क्वेश्चन बी, ये आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर में हम क्या देख रहे हैं, एगो छोटका त्रिभुज है आपका, ये बच्चा है इसका, ये दिया गया है और यहाँ 80 डिग्री दिया गया है, यह 2.5 है और यहाँ पर 3 दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया कि ये 80 डिग्री दिया आपको, है ना, इधर 6 दे दिया और इधर आपका 5 दे दिया। तो यहाँ हमारा क्या है कि कोई एंगल बराबर हो, जैसे ए एंगल जो है यहाँ किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया, इसका नाम जो है आपका DEF है, तो एफ के बराबर हो गया। लेकिन इस दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाला भुजाएं, इस दोनों कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो कोण ए को अंतर्गत करने वाली भुजाएं ये है और ये है, जबकि ये हमरा देले ही नहीं है और ये दे दिया है संजोग से। एफ के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो एफ को अंतर्गत करने वाली भुजाओं की लंबाई तो हम दोनों साइड देख रहे हैं। जैसे देखिए ये कौन है, इस दोनों का जो, इस दोनों को के अंदर जो यह कोण है दोनों भुजा के अंदर, तो इस दोनों की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर जो है परिभाषा का यह रूल ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको समरूप कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको इतना बटा इतना चाहिए और यह 3/6 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिभाषा में कहता है कि कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा चाहिए हमको, तो ये तो भुजा अंतर्गत करने वाली नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABC जो है तथा त्रिभुज आपका हो गया कौन सा, DEF जो है क्या है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि ये आपका त्रिभुज दिया गया है और एक गो कोण जो है 70 डिग्री, एक गो कोण आपका 80 डिग्री, यहाँ D और E और ये आपका F है। उसके बाद यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है इसमें यह कोण आपका 80 डिग्री, यह कोण आपका 30 डिग्री और इसका नाम है PQ और यह आपका R। अब देखिए ये 70 है, ये 80 है, तो ये कोण हम निकाल सकते हैं, कोण F निकाल सकते हैं। कोण F को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में 70 जोड़ 80, 7 दूना 14, 1 15, 150 घटा देंगे तो बच जाएगा 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें जो है कोण P आपको निकालना है, तो यहाँ पर 2 गो कोण आपको पता है और तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में 80 जोड़ 30 कर देंगे यानी 120 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 80 जोड़ 30 110 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 180 में 110 घटा देंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा 70 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कोण E जो है आपका किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है। उसके बाद कोण F जो है 30 पे आए तो कोण R के बराबर है भैया। उसके बाद कोण D जो है आपका कोण P के बराबर है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज EFD जो है समरूप हो जाएगा, त्रिभुज Q ही पहले लिखेंगे, उसके बाद R ही लिखेंगे, उसके बाद P ही लिखेंगे,
क्योंकि ई का संगत में क्यू है, एफ के संगत में आर है और डी के संगत में हमारा पी है। तो अतः यह जो हो जाएगा कौन से समरूपता से, ए समरूपता से, समरूपता की कसौटी से, है ना। ए समरूपता की कसौटी से यह दोनों त्रिभुज जो है आपका समरूप हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए 6.35 की आकृति दी गई है। इसमें ODC देख रहे हैं, ODC और OBA जो है समरूप त्रिभुज है। अब BOC बराबर 125 डिग्री देखिए ये दिया गया है और COD बराबर 70 डिग्री दिया गया है। अब DOC, DCO और OAB का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपका यही चीज़ दिया गया है और इसको हम लोग को देखते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको निकालना है कोण DOC को निकालना है और उसके बाद कोण DCO को निकालना है और उसके बाद कोण OAB को निकालना है। तो DOC देखिए कहाँ पर है, DO और C ये एंगल है आपका, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रैखिक युग्म से हम लोग लिख सकते हैं। ये एक लाइन पर अगर कोई रेखा खड़ी होती है तो दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं पहला नंबर निकालने के लिए कि कोण आपका COD या DOC लिखिए, कोण DOC जोड़ कोण COB जो है यह 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। रैखिक युग्म है, यह रैखिक युग्म से लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोण DOC जोड़ ये कोण जो है 125 डिग्री दिया गया है। तो 125 बराबर कितना हो गया, 180 और कोण DOC बराबर 180 घटा 125। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 55 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हमको DCO निकालना है। तो DCO ढूंढते हैं कहाँ है, DC और ये आपका O, ये कोण निकालना है। अब देखिए हम इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज DOC लेते हैं। इसमें क्या है कि ये 55 डिग्री आपका निकल गया है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 70 जोड़ 55 जोड़ यह आपका कोण हो जाएगा कौन सा, DCO। DCO ये तीनों कोण मिलकर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो अब यहाँ पर कोण DCO निकालना है तो 180 में घटा देंगे इस दोनों का योग, तो 7 5 12 125 हो जाएगा। और कोण DCO को निकालने के लिए 180 में 125 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यह भी हमारा निकल जाएगा कितना, 55 डिग्री निकल जाएगा। तो ये दो चीज़ का वैल्यू हमारा निकल गया। अब तीसरा हमको निकालना है OAB। तो देखिए OAB ये कोण हो गया, ये कोण और ये कोण है ना, दोनों बराबर होगा क्योंकि एकांतर अंतः कोणों के युग्म है यहाँ पर। तो यहाँ तीसरा नंबर में हम लोग कोण DCO बराबर लिख देंगे, कोण OAB के बराबर लिख देंगे। क्यों भैया, क्योंकि यह जो है एकांतर अंतः कोणों के युग्म है, अंतः कोणों के, है ना, युग्म है यह। तो इसलिए हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन DOC का मान तो हमको पता चल गया है, देख रहे हैं DOC का मान तो हमको 55 डिग्री पता चल गया है। तो 55 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोण OAB हो जाएगा। इसलिए कोण OAB का भी मान जो है आपका कितना डिग्री हो जाएगा,
55 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो सबसे पहले देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। तो इसका फिगर यही होगा आपका, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हो गया। तो ए बी जो है समांतर आपका सी डी का है, तो पहले हम लोग नोट कर लिए। उसके बाद इसका ए सी और यह जो आपका बी डी है एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमको सिद्ध करना है, ये चीज़ सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, ओ ए बटे ओ सी है ना, और फिर ओ बी बटे ओ डी, यही प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। अब देखिए कि यह ए कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि यह दोनों जो कोण है आपका एकांतर अंतः कोण है ना। कैसा कोण है? एकांतर अंतः कोण। तो कोण ओ ए बी जो है बराबर हो जाएगा कोण ओ सी डी के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एकांतर अंतः कोणों के युग्म है, अंतः कोणों के युग्म है यह, है ना। उसके बाद ठीक उसी तरह से ये जो कोण है ओ बी ए, कोण ओ बी ए जो है यह किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, ओ डी सी के। तो ओ डी सी के बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतः कोणों के युग्म है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस कोण के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाता है आपका। तो भैया तीनों कोण आपस में बराबर हो गया। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए ओ बी लिखेंगे। ए ओ बी जो है समरूप लिखेंगे, और समरूप लिखने के पहले ध्यान देना है कि ए का संगत कौन है। तो ए का जो संगत है आपका, है ना, ए का जो संगत होगा ये आपका सी हो जाएगा। कौन सा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। ए के बराबर आपका सी है तो ए का संगत सी हो जाएगा। तो ए के लिए ए के संगत में हमको यहाँ सी लिखना है। अब फिर ओ तो ठीक ही है, अब फिर सी ओ और एक बच गया डी। तो सी ओ डी जो है आपका जो है ए ओ बी के समरूप हो जाएगा। अब इसकी भुजाएं जो हैं समान अनुपात में होती हैं। तो समान अनुपात में होती हैं तो अगर हम इधर से लिखते हैं ओ ए लेते हैं तो इधर से हमको लेना पड़ेगा ओ सी लेना पड़ेगा। ओ के बाद ए लिए तो इधर भी ओ के बाद सी लेना पड़ेगा, और उसके बाद ओ के बाद बी लेते हैं ऊपर पर इधर, तो इधर भी हमको ओ के बाद डी लेना पड़ेगा, है ना। अब मिला के देखते हैं कि हमरा पूरा की नहीं। यहाँ ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी, यही प्रूव्ड हो गया। यहीं पर हम लोग क्या लिख देंगे? प्रमाणित हो गया। ओके, तो समझ गए होंगे इसको भी आप लोग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस देख रहे हैं और क्यू टी बटे पी आर। तो देखिए क्यू आर बटे क्यू एस, है ना, एक साइड लिए हैं, और फिर यहाँ क्यू टी बटे ये आपको दे दिया पी आर दे दिया। क्या दे दिया? पी आर। और कोण 1 जो है 2 के बराबर है। तो क्या दर्शाना है? पी ओ एस जो है समरूप होगा टी क्यू आर के। तो पी ओ माफ करेंगे पी क्यू एस, यही देख रहे हैं, पी क्यू एस को प्रूव करना है टी क्यू आर के, टी क्यू आर के प्रूव करना है आपको, समरूप होगा। तो यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज जो है आपका पी क्यू एस जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज
टी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है, तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2, तो ये देखिए 1 है और ये देखिए 2 है, तो 1 के अपोजिट साइड ये है और 2 का अपोजिट साइड ये है आपका, यानी कि 1 का जो अपोजिट है आपका पी आर ये बराबर हो जाएगा 2 के अपोजिट साइड पी क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। क्यों भैया? क्योंकि याद यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर कोणों की के सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, ऐसे लिख देंगे। अब इसीलिए हम इस दोनों को बराबर कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर बटे क्यू एस दिया गया है और उसके बाद क्यू टी बटे क्या दिया गया है, पी आर दिया गया है। तो इसको हम क्यू आर बटे क्यू एस को कुछ नहीं कहेंगे, जैसे तैसे इसको उसी तरह छोड़ देंगे। Q2 को भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन PR को कहेंगे बाबू तुमको जो है हम PR के बदले में PQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, PQ लिख देंगे, या QP भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो QP हम लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए ये जो है QR बटे, है ना, QR बटे QS और फिर QT बटे QP, QT ये बड़का वाला साइड बटे QP हो गया। और उसके बाद कोण Q जो है दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है। तो अब हम लोग त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज लेते हैं PQS तथा त्रिभुज TQR में। तो इसमें कोण Q जो है कोण Q के बराबर है, इसमें भी Q है तो इसमें भी Q है। और उसके बाद अभी यह हम तुरंत प्रूफ किए हैं, QR बटे QS बराबर QT बटे QP। अब देखिए तो इस दोनों से हमारा क्या हो गया, SAS समरूपता की कसौटी आ गई। समरूपता की कसौटी से हम क्या लिख सकते हैं कि यह जो त्रिभुज है आपका क्या नाम है, यह त्रिभुज जो है PQS जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR के। तो यही चीज हो गया आपका, प्रमाणित हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कहता है कि PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि P बराबर RTS है। तो दर्शाइए कि PRPQ और RTS जो है दोनों आपका समरूप होगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें यही चीज़ दिया गया है, PQR आपका एक त्रिभुज है, अब PR पर S एक कोण है ना, एक पॉइंट है, QR पर T एक पॉइंट है आपका, और इस दोनों को हम लोग मिला देते हैं। और इस तरह से है कि कोण P जो है RTS के बराबर है। तो कोण P ये हुआ और RTS जो है ये हुआ, ये दोनों कोण आपका क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा। अब फिर क्या कहता है कि RPQ ये हो गया आपका R और ये हो गया आपका P और Q, ये आपका बड़का त्रिभुज हो गया। किसके समरूप है, RTS के। तो RTS के समरूप है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज RPQ लेते हैं और हम लोग त्रिभुज लेते हैं RTS को लेते हैं, और इसमें जो है आपको कोण P जो है, यह कोण P जो है कोण T के बराबर दिया गया है, RTS के बराबर दिया गया है, RTS के बराबर। तो यह चीज़ तो आपको दिया गया ही है, तो इसको तो हम लिखेंगे ही, है ना।
उसके बाद देखिए ये बड़का त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज दोनों में आर जो है आपका कैसा है, कॉमन है। तो टी के बाद जो है आर, तो टी के बाद हमने आर लिखा और उसके बाद एस लिखा। ये जो एंगल है ये एंगल हो गया टी आर एस, आपका टी आर एस इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद पी आर क्यू जो है, कोण पी आर क्यू जो है, यह भी आपका इस बड़का त्रिभुज में, इस बड़े त्रिभुज में यही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आर तो आपका दोनों में कॉमन है, ये कैसा कोण है आपका, कॉमन है कि नहीं। तो इसलिए हम अगर दो कोण हमको बराबर मिल जाए तो दोनों कोण बराबर मिलने से त्रिभुज हम आर पी क्यू को समरूप कह सकते हैं, त्रिभुज आर टी एस के समरूप कह सकते हैं। किस कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से हम इसको जो है समरूप कह सकते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा लिखने के तरीके में, यहीं पे प्रायः बच्चे कंफ्यूज्ड करते हैं। जैसे हम टी से शुरू किए इसको, तो टी यहाँ दिया गया था, टी के बाद हम आर पे आए तब हम एस पे गए। उसी तरह से ये तो छोटा त्रिभुज में हम इस आर एंगल को लिखें। अब बड़ा त्रिभुज में हम आर एंगल को जब लिखेंगे तो जो दिया है, कौन दिया है, पी आपका ऑलरेडी दिया गया है, पी आपका दिया गया है। तो पी से शुरू किए, आर पर आए, अब फिर जो एक बच गया वहाँ तक चले गए। इसीलिए पी से शुरू किए, आर पे आए और क्यू पर चले गए हम लोग। यहाँ टी भी आपका दिया गया था और यहाँ पी भी आपका दिया गया था। देख सकते हैं यह पी जो है आपका किसके बराबर है, एक्चुअल में टी के ही बराबर है। इसी को शॉर्ट में हम लिखेंगे तो कोण पी बराबर कोण टी भी लिख सकते हैं। तो हालांकि इसको डिटेल में लिखे हैं लेकिन एक्चुअल में पी और टी जो है ये आपका संगत है। पी का संगत जो है आपका टी है। तो यहाँ पर उसी वे में हमको लिखना है कि टी से शुरू किए तो टी का संगत यहाँ पी है, इसीलिए पी से शुरू किए इसको। ये तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा लिखने के तरीके में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यह क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।